हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करी है और फाइनली फिर से एक बार आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बनाने की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, 2016 में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं सीडीपी का, उसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। साथ में हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये सीडीपी का दूसरा पार्ट है जिसपे हम लोग जो है 30 क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, उसको जो है सॉल्व करेंगे। उसके जो अलग अलग एक्सपेक्ट हो सकते हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है, या फिर समावेशी शिक्षा को कैसे डिफाइन आप करोगे। तो देखिए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं बार बार कहता हूं, हमें अपने शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। यानी कि ऐसा क्लासरूम को ऐसा इन्वायरमेंट हमें तय करना है क्लासरूम में जहां पे हर तरह के बच्चे, सपोज कर लो कि कोई डिसेबल किड है वो भी इस क्लासरूम में शामिल हो, अगर कोई तेज बच्चा है वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ही गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, वो भी यहाँ पे शामिल है। हो सकता है कि कोई एवरेज बच्चा है वो भी यहाँ पे शामिल है, कोई डल बच्चा है वो भी शामिल है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है। यानी कि कोई भेदभाव के बिना हर भाषा को बोलने वाले अगर एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। विविधता को बढ़ावा देने का मतलब हो गया कि हर तरह के लोगों को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। और यही समावेशी शिक्षा का क्या है, नियम है। यहाँ पे देखो, समावेशी शिक्षा यानी कि कक्षा कक्ष में विविधता को मनाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, अब कुछ और वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में चीजें आएगी। कड़ाई वाला वर्ड जहां दिखे ना, देखिए मैं आप लोगों के लिए टैग वर्ड वाला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम की बहुत किल्लत है जिस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही है। टैग वर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा जहां पे नेगेटिव वर्ड, यानी कि जो नेगेटिव वर्ड है इनसे दूर भागना है। जैसे नेगेटिव वर्ड दिखे ऑप्शन से आपको दूर भाग जाना है। और पॉजिटिव वर्ड को ढूंढकर जो है आपको क्या करना है, गले लगा लेना है और इसी से आगे बढ़ना है। तो देखिए, कड़ाई जो है या फिर रिजिड होना, कड़ाई या फिर इंग्लिश में आपको देखिए यहाँ पे रिजिड वर्ड जो है देखने को मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिजिड का मतलब होता है कड़ाई से पालन करना, या फिर रोट लर्निंग, मगिंग करना, या फिर अलग थलग करना। ऐसे वर्ड जहां भी आपको दिखे पृथकीकरण वाले वर्ड, ऐसे सेंटेंस से आपको बचना है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा ऑप्शन कड़ाई की वजह से कट जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करना। देखो, कभी भी आप जो है इंपोज नहीं करोगे किसी पे। बच्चा अगर सपोज कर लो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका अपने अपने हिसाब से बहुत सारा आंसर हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपको आम क्यों पसंद है, तो आप आम पसंद करने के 10 रीजन बता सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन मैं दूसरे इंसान से पूछूं तो वो उसका आंसर कुछ और तरीके से देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप तथ्यों को अगर किसी के ऊपर थोप दोगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपका कट गया। तीसरा, हाशिए के समूह से शिक्षकों को समावेशित करना। देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का काम है अलग अलग जो डाइवर्स विविध बच्चे हैं उनको शामिल करना। शिक्षक को जो है यहाँ पे समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं करना है। यानी कि अगर कोई टीचर जो है हाशिए पे है उसे यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा ये सेंटेंस सही है ना, किसी को अलग नहीं करना है, बट शिक्षक के बारे में समावेशी शिक्षा में किसी भी तरह की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए के साथ आपको आगे बढ़ना है। ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अगर टैग वर्ड वाली वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके आप टैग वर्ड लिख दोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं सोच रहा हूं कि एक दो दिनों में आपके लिए ले आऊं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए ले आऊं। अगला सवाल देखिए, कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चों से निपटने के लिए। देखिए, क्लासरूम में ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्लासरूम में तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन आपके बातों को ध्यान नहीं देंगे, आपके पढ़ाए हुए चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। ऐसे बच्चों से निपटने के लिए, यानी कि ऐसे बच्चों को कैसे आप जो है डील करोगे, इसके लिए कौन सा जो है आप ऑप्शन चूज करोगे। सारे ऑप्शन को देख लीजिए। बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए काम करते वक्त जो है उसे खड़ा रहने की अनुमति दे दोगे। यानी कि आप पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे को क्या करोगे, अपने सीट पे खड़ा कर दोगे। बहुत ही गलत बात है, ये नेगेटिव है। बच्चे को आप खड़ा नहीं करोगे, ये नेगेटिव वर्ड माना जाएगा। अगर आगे देखिए, बच्चे को बार बार ब्रेक दे दोगे ताकि वो फ्रेश हो जाए, ताजगी महसूस आए। बिल्कुल नहीं। क्लासरूम से बच्चे को बाहर नहीं भेजना है। देखिए, समस्या अगर बच्चे में है तो आपको बच्चे के साथ डील करना होगा। समस्या से भागने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, कट जाएगा। अगला देखिए, कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझ जाएं। यानी कि आपको गुस्सा करने के बारे में बोला जा रहा है, अगर आप गुस्सा करोगे तो बच्चे डर कर जो है शांत बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तीनों ऑप्शन आपका कट गया। चौथा ऑप्शन देखिए, न्यून
क्षेत्र यानी कि न्यूनतम क्षेत्र में आप क्या करोगे, देखिए एक्चुअली ये भी नेगेटिव ही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये नहीं माना जाएगा। आप क्या करोगे, जो बच्चा बार बार परेशान कर रहा है उसे डेफिनेटली आप जो है उसका सीट चेंज करोगे। ये एक सबसे बड़ी अरेंजमेंट में बातें बताई जाती है कि उस बच्चे का सीट चेंज कर दोगे, हो सके तो अपने आंखों के सामने आप उसे बैठाओगे और उसे जो है पूछोगे, सवाल पूछोगे, उसे इंगेज करोगे। क्लासरूम में इंगेज कराना आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चे को है क्लासरूम में शामिल करना बहुत जरूरी है। इंगेज करने का मतलब है शामिल करना। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला सवाल देखिए क्या है, पिछड़े बच्चे हैं। पिछड़े बच्चे की डेफिनेशन क्या है, तो देखो जो बच्चे की IQ 80-90 के पास है वो भी पिछड़े बच्चे हैं। मंद यानी कि कम देर से सीखने वाले बच्चे भी क्या है, पिछड़े बच्चे हैं। जो समायोजित नहीं हो पाए, व्यवहार जो है मानसिक रूप तौर पे जो बीमार बच्चे हैं वो भी क्या है, पिछड़े बच्चे हैं। इन सभी बच्चे क्या है, पिछड़े, यानी कि तीनों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो फिर से एक बार आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि IQ क्या है वो 80-90 के बीच है वो भी पिछड़े बच्चे ही कहलाएंगे। ठीक है। अब IQ से मुझे याद आया, IQ का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, कुछ मल्टीप्लाई 100 करते हो ना, वो फॉर्मूला कई बार एग्जामिनेशन में रीट में 30-40 बार ये एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीट, यूपी टेट, MP टेट, अलग अलग टेट में ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है। नीचे कमेंट करके आप इसके बारे में बताओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए अगर आपके मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सा जो है ये प्रभावित करेगा आपके रिजल्ट को। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस को ढूंढना है। तो देखिए वंशानुगत कहने का मतलब है हेरिडिटी। बिल्कुल आपके मानसिक विकास को जो है हेरिडिटी प्रभावित करती है, यानी कि अगर आपके माँ पिताजी तेज होंगे तो आप भी तेज होगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। हेरिडिटी का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। पारिवारिक परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट, बिल्कुल परिवार जैसे बिहेव करेगा डेफिनेटली बच्चा भी उसी तरह से बिहेव करेगा। बहुत चांसेस बनते हैं, कई बच्चा जो है उदंड निकल जाता है, परिवार में सारे लोग अच्छे हैं बट उसको बाहर का समाज का जो है एटमॉस्फेयर वो अच्छा नहीं मिलने की वजह से वो खराब हो जाता है। तो परिवार की सामाजिक स्थिति भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आप आगे जाओगे। फिर से एक बार डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से कौन संबंधित है। क्या पूछा गया है, कक्ष में जो है प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं से कौन संबंधित है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक एक करके सारे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो देखो कक्ष में बच्चा बदमाशियां कब करता है, इस बात को जो है समझने की जरूरत है आपको। देखिए बच्चा के मन में अगर जो आप पढ़ा रहे हो उससे मन उसका भटक रहा है, दैट मीन्स आपके पढ़ाने की कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपके एबिलिटी पे जो है सवाल उठाया जा रहा है। अगर आप रोचक ढंग से क्लास में प्रेजेंट नहीं करोगे अपने सब्जेक्ट को तो बच्चा इधर उधर देखेगा, बच्चा बोर भी हो जाएगा, बोरिंग उसे फील होगा, और फिर बच्चा बोरिंग होगा तो अपने सहपाठी से, अपने क्लासमेट से वो बात करेगा, हल्ला करेगा, परेशान करेगा और क्लास को डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब है कि अनुशासन होने की सबसे बड़ी वजह है, हो सकता है कि उसका सब्जेक्ट जो है जो आप पढ़ा रहे हो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे जो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, उकता रहा है, यानी कि बोर हो रहा है, या फिर अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो उसे नहीं मिल रहा है। डी इसका सही जवाब है। तो प्रत्यक्ष संबंध है, कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सबसे सही होगा। बोरिंग करने वाली बात भी यहाँ पे आएगी और जो उसका सब्जेक्ट है उससे भी यहाँ पे समझा जा सकता है। तो डी इसका फिर से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जो है मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। नहीं वाले सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करने की आपको जरूरत होगी। नहीं पूछा गया मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। तो देखिए मूल्यांकन कब करते हैं हम लोग, सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे लक्षण नहीं पूछा गया है, इस बात पे ध्यान आपको देने की जरूरत है। नहीं वाला सेंटेंस पूछा गया है। तो देखिए मूल्यांकन आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग भी पढ़ा होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी पढ़ा होगा, असेसमेंट एज लर्निंग भी आपने पढ़ा होगा, यानी कि मूल्यांकन आपका जो है पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी किया जा सकता है, पढ़ाने के दौरान भी किया जा सकता है, और पढ़ाने के अंत में हर एक चैप्टर वाइज जो है टेस्ट भी, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। सिर्फ एक बार एनुअल एग्जामिनेशन या फिर जो मिड टर्म होता है उससे आपके रिपोर्ट कार्ड को नहीं समझा जा सकता है, यानी कि अंत में, कार्य के अंत में जो है किया जाता है, उसे हम लोग मूल्यांकन का लक्षण नहीं कहेंगे। यानी कि मूल्यांकन ऐसा हो जो कि क्या हो, व्यापक हो, यानी कि उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, और ये पूर्व नियोजित उद्देश्यों को की ओर, दिशा की ओर ले जाने वाला हो। देखिए पूर्व जो निश्चित उद्देश्य है इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि आपने तैयार किया लक्ष्य, एम। आप जब ये जो टीचिंग प्लान बनाते हो ना, लेसन प्लान बनाते हो, तो उसमें आप एम लिखते हो कि बच्चा को आप क्या क्या सिखा दोगे। अगर मूल्यांकन से उस व्यवस्था की ओर आप पहुंच रहे हो तो दैट मीन्स आप अच्छे पोजीशन में जा रहे हो, तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। बिल्कुल है, जो आवश्यकता है बच्चों को या फिर टीचर जो चाह रहा है वही मूल्यांकन के माध्यम से पता कर पाता है। तो ऑप्शन सी इसमें सबसे नेगेटिव है, सी के साथ आप आगे जो है जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जो जटिल है, यहाँ पे एक्चुअली जटिल लिखा हुआ है, ये रॉन्ग टाइप हो गया है, जटिल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषता का जो है आहरण करते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ कीवर्ड आपको दिखेगा। क्या है कीवर्ड भाई? सबसे पहले वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड की बात हो रही है। देखो बच्चे कैसे सीखते हैं, जब बच्चा रियल वर्ल्ड में यानी कि रियल लाइफ में जो है चीज़ों को देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे छात्र और शिक्षक जो है एक दूसरे की विशेषताओं को आगृत करते हैं। कब करेंगे? जब वो बच्चा जो है या फिर जो टीचर है वो या फिर स्टूडेंट है वो जब सामाजिक रचनावादी यानी कि वहाँ पे जो लाइफ में अपने आसपास के चीज़ों को देखेगा, समाज में देखेगा, सोसाइटी में जो चीज़ों को देखकर जो है बच्चा यहाँ पे आगे बढ़ पाएगा। जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, वाटर के बारे में पढ़ाया कि पानी जो है हमें बचाना चाहिए, पानी के सोर्सेज क्या हैं, पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो बच्चा अगर अपने गाँव में जाकर देखेगा, शहर में जाकर देखेगा तो वहाँ तो वो नल से पानी निकाल रहा है, बाद में उसे पता चलेगा कि नदियाँ से भी पानी आती है, समुद्र से भी पानी आता है, झरने से भी पानी आती है, तालाब से भी पानी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है रियल वर्ल्ड में जो है सोसाइटी में जाएगा तभी उसे पता चल पाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है किस पे? जो है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो देखिए बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश, तो देखिए आर्थिक वाला तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है बट सामाजिक तो यहाँ पे सही है, ठीक है। हम लोग इसे अभी एज ऑफ नाउ आधा ही सही मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेहतर विद्यालयी शिक्षा पर, तो देखिए अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा का जो भाषा विकास है वो डेवलप होगा। बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, सबसे सही आंसर तीसरा है, लेकिन एक आंसर जो है ना डी, ये बोला गया इनमें से सभी, ये भी सही था थोड़ा, ये भी सही था और ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप आगे जाओगे। डी सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो अगर सिर्फ एक चुनना होता, नन ऑफ दीज नहीं होता या फिर या कोई और ऑप्शन होता, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता जब आप बच्चे को फ्रीडम दे दोगे कि आप जो है जो भी आपके एक्सप्रेशन है आप उसे बिल्कुल फ्रीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इससे बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा। सपोज कर लेते हैं आप किसी को फ्रीडम दे देते हो, बच्चा गलत पढ़ता है, तो फिर आप उसमें क्या करोगे? सुधार करोगे, बच्चे के मन में जो गलतियां हैं उसे ठीक करोगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसमें कि विनय साहब ने जो है IQ का जो है फॉर्मूला तैयार किया था। इसमें जो है एक ग्राफ भी बनता है, इसमें जो है एक ग्राफ भी बनता है ऐसे, ठीक है। उस ग्राफ को मैं पढ़ाऊंगा बीने के 10-12 मिनट की एक थ्योरी वाली क्लास में अलग से ले लूँगा। फिलहाल के लिए आप जो है इसे 98% से भी बेहतर समझ लो। ये थोड़ा सा जो है लेंदी प्रोसेस है, 10 मिनट की ये वीडियो बनेगी तभी आप इसे समझ पाओगे। फिलहाल हम लोग जो है इसे एज इट इज स्किप कर देंगे। अगला सवाल देखिए, मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? सशिक्षा यानी कि को एजुकेशन, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल ये सही बात है। तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी वाली ज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पढ़ते हो, ये भी सही है। नैतिक और आदर्श शिक्षा, ये भी सही है। मॉरल एजुकेशन देना जरूरी है ताकि बच्चा या फिर जो छात्र है वो क्या बन सके? अच्छा सिटीजन बन सके, भारत का अच्छा नागरिक बन सके। तो फिर से एक बार डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस वाली सेटिंग में ना डी की बौछार थी, सारे डी वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, जेम्स लैंग के नियम के अनुसार संवेगात्मक अनुभव जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो देखो जेम्स लैंग साहब का जो नियम है वो क्या है पहले वो जान लीजिए। देखो जैसे सपोज कर लेते हैं आपने एक सांप देख लिया, आपने क्या देखा? एक सांप देख लिया। अब देखो इस सांप देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा वो आप मन मन में सोच लेना, ठीक है। अगर आपने गलती से गर्म पानी पी लिया फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? सपोज कर लेते हैं कि किसी ने आपके पीठ पीछे से जो है कलम या फिर पिन चुभो दी, तो इससे आपको क्या होगा? सारे ऑप्शन में आप देखिए आपका जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है ना, पांचों सेंस ऑर्गन जो है अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेगा। स्टिमुली यानी कि आप किसी चीज़ को देखते हो फिर आपके अंदर एक इमोशन आता है ना। नर्व सिस्टम जब आपका ब्रेन को मैसेज भेजता है तो फिर ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है। जैसे सांप आपने देखा तो आपके पैर तुरंत रुक जाएंगे, आप चौंक जाओगे, आपका जो चेहरा है वो पीला पड़ने लगेगा, डर जाओगे आप।
तो कहने का मतलब है जेम्स लेंगर साहब ने यही नियम दिया था कि आपके शारीरिक जो लक्षण है ना वो बदलने लगेंगे। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सांप देख लोगे तो क्या आपकी एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बदलेगी नहीं क्या? अगर आपने जो है बहुत अच्छा खाना को स्मेल कर लिया या फिर टेस्ट कर लिया तो देखना आप बोलते हो आहा क्या खाना बनाया, तो दैट मीन्स आपके जो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षिका यानी कि टीचर अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती है। यानी कि टीचर ने कोई सवाल पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन हैं, और वो आंसर नहीं देती है। वो बताते हैं कि वो टीवी पे आते हैं, उनके बाल जो हैं पूरी तरह से वाइट हो चुके हैं, वो बार बार जो है कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं, तो हिंट दे रही है बट वो कभी भी आंसर खुद से नहीं दे रही है टीचर। वो अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है कि आप लोग आंसर दो। वो ग्रुप डिस्कशन भी करवाती है। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह करा रही है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसका सही जवाब ये हो जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बच्चा खुद से यहाँ पे जो है ग्रुप में क्या कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है कि क्या सही क्या गलत हो सकता है। जैसे कुर्ता पजामा है तो वो 5 अलग अलग नेताओं के नाम बता सकता है, फिर बाल सफ़ेद है तो उसमें वो कैटेगराइज कर सकता है। तो कहने का मतलब है टीचर यहाँ पे बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रही है। दैट इज द करेक्ट आंसर। डी के साथ आप आगे जाओगे। पता नहीं डी का आंसर के साथ क्या अफेयर चल रहा है, यहाँ पे सारे के आंसर डी ही आ रहे हैं। अगला सवाल, अधिगम का संवर्धन हो सकता है। देखो अधिगम जो है सबसे अधिक तरीके से जो है कैसे फैलेगा। देखिए अगर मैं बताऊं आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि टैग वर्ड एक वीडियो लाने की ज़रूरत है मुझे। देखो इसका क्या कारण है। टैग वर्ड में जो पॉजिटिव वर्ड है वो आप ध्यान से देख लीजिए। जब आप बोलोगे रियल लाइफ, बच्चों को आप किसी चीज़ को सिखाओगे रियल लाइफ से जोड़ करके तो ये पॉजिटिव वर्ड आएगा। जब आप प्रैक्टिकल जो है सामने से करके दिखाओगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सामने से करके दिखाना, लर्निंग बाय डूइंग इसे आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे, लर्निंग बाय डूइंग बोलोगे तो यह भी एक सही तरीका है बच्चे को पढ़ाने का, लर्निंग बाय डूइंग। या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी पढ़ाओगे तो भी सही है। या फिर एक और पॉजिटिव वर्ड है कि चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि बच्चे को ही सोचकर आप करिकुलम बनाते हो, बुक बनाते हो और क्लासरूम में पढ़ाते भी हो इसी मेथड से ताकि बच्चा सीख पाए। सारी बात बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखिए कक्षा में दुनिया की वास्तविक यानी कि रियल लाइफ की बात हो रही है, रियल सिचुएशन की बात हो रही है, अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे से और शिक्षक के प्रति क्या हो, जागरूक हो सके। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। यानी कि रियल वर्ल्ड में या फिर रियल लाइफ में ऐड करने की बात हो तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब ये और सारे ऑप्शन गलत क्यों हो गए वो देख लें थोड़ा सा। देखिए कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का उपयोग करना। अब देखो जहाँ पे भी होता है ना ज़्यादा, जहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब ज़्यादा चीनी या नमक कंज्यूम करने लगोगे तो आपको बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण यंत्रों का प्रयोग आप अधिक नहीं करोगे, करिए लेकिन अधिक नहीं करना है। एक वर्ड ने जो है पूरा मामला खराब कर दिया। ये जो अधिक वर्ड था इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। अगला देखिए, शिक्षक विभिन्न तरह के आख्यान यानी कि लेक्चर देगा। बताओ लेक्चर देने से बच्चा कभी सीखता है क्या, रॉन्ग हो गया। ये लेक्चर क्या है, नेगेटिव वर्ड है। कक्षा में आवधिक जांच में जो है उचित आकर्षण। देखो जांच करवा लोगे, ज़्यादा परीक्षा ले लोगे, बच्चे को रटने बोल दोगे, प्रैक्टिस करने दे दोगे, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। टीचर के प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है कि टीचर का क्या गोल होना चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि टीचर जो है कैसे शिक्षक के साथ टीचर जो है कैसे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के साथ जो है रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने का मतलब है कि कैसे उसे सिखा पाता है। आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर अच्छा रिलेशन नहीं हुआ तो वो कभी भी बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता है। तो विषय वस्तु यानी कि कंटेंट नहीं आएगा। शिक्षण विधि ये कुछ हद तक सही हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने के तरीके से बच्चा जो है सीखता है, ये बात सही है। लेकिन विद्यालय के फर्नीचर कोई काम का नहीं, ये भी कट गया। देखो ऑप्शन 2 और 3 में जो है आपको डाउट हो सकता है कि कौन सा सही है, लेकिन सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक वाली बात को जोड़ना है तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जहाँ पे छात्र और शिक्षक के बीच का जो है रिलेशन की बात की गई है तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए निर्देशन और परामर्श है, क्या है, समाज और विद्यालय के सही समायोजन के लिए जो है बात की जाए, बिल्कुल सही बात है।
अधिगम और बाधक को दूर करने की बात की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो लर्निंग में प्रॉब्लम आए, हर्डल आए, उसको ठीक किया जाए, ये तो सही बात है। तो दोनों ऑप्शन सही है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं को दूर कर किया जाए, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे सारे बातों को बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है। अधिगम का अर्थ क्या है? लर्निंग का क्या मीनिंग है? आप अगर बीएड में पहले या फिर डीएलएड आपने किया होगा तो पहले ही 2-3 दिनों में आपको बता दिया गया होगा लर्निंग का मतलब है कि ये एंडलेस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। आप जब तक जिंदा हो कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो, बस सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। क्लास में फर्स्ट आने का मतलब अधिगम करना नहीं होता है। आप विद्वान बन जाओगे, ये भी लर्निंग का कोई मोटो नहीं है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है अनुभव के द्वारा जो है आपके बिहेवियर में चेंज लाना। जैसे सपोज कर लो कि आप बहुत चीनी खा रहे हो, आपने कोई बुक पढ़ी, उसमें पता चला कि चीनी खाने से आपको बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है आपको, तो आपने अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में चेंज लाया, आपने चीनी खाना जो है छोड़ दिया। तो इसे ही लर्निंग कहा जाता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। हिंदी में अधिगम, इंग्लिश में लर्निंग। आगे बढ़ेंगे। सीखना एक प्रक्रिया है। देखिए, सीखना जो लर्निंग है एक प्रोसेस है जिसमें एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। देखो, जो व्यक्ति सीख गया है वो अगर सीखना बंद कर देगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ऑप्शन कट गया। सीखना सारा जीवन चलता है, यही तो मैंने अभी बताया आपको, यही इसका सही जवाब है। यानी कि सीखना जो है जब तक आप जिंदा हो तब तक सीखना आपका चलता रहेगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बड़े भी सीखते हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा भी गलत है। बहुत सारे बच्चे हैं, एकलव्य का एग्जाम्पल ले लो आप, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन का बात ले लो, जिन्होंने जो है खुद से पढ़ाई करके जो है आगे अपना जो है जो भी उन्होंने हासिल करे खुद से हासिल करिए। 20 का सही जवाब होगा। 17 नंबर के बाद 18वें की ओर बढ़ेंगे हम लोग। शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है? यानी कि एजुकेशन में जो है डिसिप्लिन लाने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको आंसर भी ध्यान से दिख जाएगा। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब है अपने आंतरिक गुणों को संतुलित रूप से जो है विकसित किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखिए आप। यानी कि आपके इंटरनल जो प्रॉपर्टीज़ है, आपके गुण हैं, उसको ठीक करने के लिए जो है संतुलन में लाने के लिए डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा बहुत ही चंचल है, क्लासरूम में इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है बार बार, तो उस पर अगर काम किया जाए, बार बार उसे समझाया जाए कि जब भी टीचर क्लास में आ जाए तो यू डोंट हैव टू मूव, आप सिट कीजिए, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ जो है पढ़ाई कीजिए, तो डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चे का डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो देखिए, बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास बिल्कुल नहीं। बच्चा सिर्फ मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए देखने में, तो ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि मेंटली और फिजिकली वो जो है क्या हो, बढ़े, यानी कि उसका मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास भी हो। तो यहाँ पे देखिए बौद्धिक बोल दिया गया है, बौद्धिक विकास की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बाल विकास का मतलब है कि बच्चे का जो है कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे का विकास नहीं होगा आंसर, बच्चे का संपूर्ण विकास इसका सही जवाब होगा। संपूर्ण में फिजिकल, इमोशनल और भी जो है डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है? नहीं जोड़ दिया गया है, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं है। तो देखिए, अब देखो, पहला ही ऑप्शन आप ढूंढोगे तो आंसर आपको दिख जाएगा। शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। यानी कि अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो किसी स्कूल में नाम लिखाना होगा। एलन मस्क का नाम सुना ही होगा आपने, तो बताओ एलन मस्क ने कौन से स्कूल से जो है इंजीनियरिंग की डिग्री ली है? वो इंसान खुद से किताबों से चीज़ें पढ़कर जो है इतना अमीर बना हुआ है, इतना आगे आया हुआ है। तो किसी भी संस्थान से ही जो है सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब जाएगा। नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए नेगेटिव ऑप्शन को हम लोगों ने चूज कर लिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का क्या कारण हो सकता है? देखिए, विसामान्य का मतलब हो गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब हो गया कि जो अच्छे से बिहेव ना करे, उसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन ए की अगर आप देखोगे तो यही आपका सही जवाब होगा। अचेतन मन का सक्रिय होना। देखिए, ये भी हो सकता है। आगे देखिए, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। अगर किसी बच्चे को आइसक्रीम खाने का मन है या किसी बच्चे को खिलौने से खेलने का मन है, जेसीबी वाला खिलौना लेना है या फिर उसे बाइसाइकिल खरीदनी है, अगर बचपन में उसके ड्रीम को, उसके जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करोगे तो आगे चलकर वह जो है बच्चा ही बना रहेगा और बाद में वो जो है खिलौना को देखकर जो है खिलौना से खेलने की कोशिश करेगा। यहाँ से जो है इन चीज़ों को आप सीख सकते हो। आप अपने घरों के आसपास देखना, कई बड़े लोग भी जो है चॉकलेट खाते हैं बड़े चाव से या फिर खिलौनों से खेलते हैं। ऐसा क्यों? हो सकता है कि वो बचपन में उन्होंने खिलौने से नहीं खेला हो या चॉकलेट बहुत सारा नहीं खाया हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर अगर कोई जो डिज़ायर है
वो दब गया है तो वो बाद में फुलफिल होगा ही होगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं ये पूछा गया है आपसे। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता, देखिए साधारण नहीं, यहाँ असाधारण क्षमता होनी चाहिए थी। आगे देखिए, दूसरे के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति को जो है सृजनात्मक व्यक्ति कहा जा सकता है, या फिर इनमें से सभी। तो इन सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तात्कालिक स्थिति से परे जाने की, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उससे जो है बच्चा आगे बढ़ सकता है। सिर्फ करंट सिचुएशन को देखकर वो डर ना जाए या फिर उसी में उलझा ना रह जाए, ठीक है, उसे ही सृजनात्मक व्यक्ति कहेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांत क्या प्रदान करते हैं, ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो देखिए, पूर्वानुमान का ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। पूर्वानुमान का ज्ञान आप लगाते हो, और जो गुलामी वाले विचारधारा है वहाँ पे स्वतंत्र विचारधारा के प्रभाव के द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत को पालन करते हो, बिल्कुल सही जवाब है ये। आगे देखिए, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान और शिक्षण संग्राम, एक्चुअली यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइप एरर है, यहाँ पे शिक्षण मॉडल या फिर TLM जिसे आप बोलते हो ना, इसका उपयोग करना बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। बच्चे को पढ़ाने के लिए आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि बच्चे को सिखाने के लिए जो है ऑडियो विजुअल ऐड आप चला सकते हो, टीवी ला सकते हो, या फिर आप जो है लैपटॉप पे बच्चों को चीज़ों को जो है सिखा सकते हो। तो दूसरा भी सही है। शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें, देखो ये खोज कैसे करें, यहाँ पे लर्निंग बाय डिस्कवरिंग हो रही है, तो ये भी सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों आंसर सही है, तो डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। डी इसका फिर से एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम क्या है। तो देखिए, लक्ष्य आधारित अधिगम है, ये बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य के परिणात्मक का विरोध है, या फिर इनमें से दोनों। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये दोनों ही इनकरेक्ट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आप आगे जाओ। सॉरी, इसका जो आंसर है, वेट ए मिनट, ये दोनों आंसर सही है, नेगेटिव भी पूछा गया है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व किसमें दिया जाता है, सबसे अधिक महत्व किसका आप दोगे शिक्षण सिद्धांत में। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। परिवेश की प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। ज्ञान की पूछताछ, ये भी सही है। लेकिन सबसे अधिक ठीक क्या होगा, कक्ष की जो अंतःक्रिया है, यानी कि क्लासरूम में जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होगा। सपोज कर लो कि स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है, तो वो अगर अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो कभी कुछ सीख पाएगा क्या टीचर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लासरूम की जो इंटरेक्शन वाली प्रक्रिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मकता की पहचान कैसे करोगे आप, पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या नए परिणामों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए परिणाम से जो है वो बच्चा क्रिएटिव है या नहीं, ये पता कर सकते हो आप। किस संदर्भ में बच्चे के विकास में जो है लिंग भेदभाव पाया जाता है, किस संदर्भ में। तो जाति में भी लिंग भेदभाव का जो है आपको देखने को मिलेगा, एज ग्रुप में भी आपको जो है लिंग भेदभाव देखने को मिलेगा, और सामाजिक स्तर पे भी जो है ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है लिंग भेदभाव जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब मेरे अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक स्तर पर जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, पढ़ने के मामले में या और भी मामले में। तो इसका जवाब सी होना चाहिए। एक्चुअली ये तीनों ऑप्शन सही है, डी में अगर ऑल ऑफ दिस होता तो वो आंसर मुझे लगता है कि ज़्यादा सही होता। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत जो है अधिक्रमित संगठन है किसका। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आप पढ़ोगे उसमें भी आपको जो है आधे से 1 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है फैक्चुअल चीज़ों को पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो है पूरा करने के लिए ब्लूम का वर्गीकरण किया जाता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका, यानी कि इन्वायरमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, समर्थन करता है। कुछ छात्र शीघ्रतापूर्वक सूचना प्रक्रम करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य यह काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये भी सही बात है। ऐसा तो क्लासरूम में होता ही है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों का औसत परिणाम तेजी से वृद्धि हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। आजकल के बच्चे देखो, IQ उनका तेज हो चुका है। जो मोबाइल फ़ोन में आप सेटिंग या फिर कुछ करने में आपको जो है घंटों लग जाते हैं, आजकल के बच्चे फटाफट कर देते हैं। लैपटॉप चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, टेक्नोलॉजी, देखो फोकस की कमी बच्चों में हो सकती है, लेकिन बच्चा का IQ बहुत तेज हो चुका है। आपसे हमसे जो है अगला जनरेशन तेज होगा। तो 20 का क्या होगा, सबसे सही जवाब यही होगा। यानी कि आपका जो बच्चा होगा, आपके जो बेटा बेटी जो होगा, या फिर
आगे वाले जनरेशन बेटा बेटी का भी जो बेटा बेटी होगा वो आपसे और आपके बच्चों से भी तेज होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में यानी कि एक ही माप के गिलास में है। सपोज कर लो कि ये 1 लीटर का गिलास है, ये लंबा है 1 लीटर का गिलास है, और एक जो है चौड़ा है, ये भी 1 लीटर का ही गिलास है। ऐसे 2 गिलास को जो है फलों का रस इसमें भर देती है और 2 अलग अलग गिलास में डालकर इसे खाली कर देती है। अब बच्चे से पूछती है कि कौन सा गिलास में ज़्यादा रस है, कौन सा गिलास में जो है ज़्यादा रस है। दोनों में 1 ही लीटर था, खाली होगा तो जिस बर्तन में जाएगा वो 1 ही लीटर में जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। बच्चा जो है दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसके अंदर जो है शेप वाली जो फॉर्मूला है, शेप को वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, शेप को समझने में उससे प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण को वो समझ नहीं पा रहा है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आगे और भी क्लासेस आती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो एक बार जय हिंद जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो अपने प्यार से यहाँ तक देखा और सपोर्ट किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएं, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।